गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस के कारण पूरा एजुकेशन सिस्टम भी बहुत प्रभावित है, तो और टीचर के साथ साथ हम भी आप लोगों के लिए फिजिक्स का वीडियो लेक्चर लेकर के आए हैं और आशा करते हैं कि आप लोगों को इससे बहुत ज़्यादा ही लाभ मिलेगा। तो ज़्यादा बातें न करते हुए हम डायरेक्ट आते हैं अपने टॉपिक्स पे और स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। इस स्टडी में हम आपको वो चीज़ बताएंगे जो कि हर टीचर्स नहीं बता पाते हैं। और रही बात मेरे इंट्रो की, तो आप लोगों को पता होगा कि मेरा इंट्रो या एक टीचर का इंट्रो ये होता है कि वो कैसे स्टूडेंट्स को पढ़ा पाता है या सिखा पाता है कुछ, और वहीं एक स्टूडेंट का जो इंट्रो होता है या इंट्रोडक्शन होता है वो इससे होता है कि वो कैसे किसी चीज़ को गेन कर पाता है, सीख पाता है। ठीक है, तो वैसे आप लोग जान जाइए कि आई एम PKY सर, पहले से जो OST में काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। अभी फ़िलहाल हम आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाएंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, उन सारे सब्जेक्ट्स में एक ब्रांच है साइंस। साइंस अगर किसी बच्चे से पूछा जाए, बच्चे से अगर पूछा जाए तो साइंस के बारे में जानता है, थोड़ा ना बहुत थोड़ा जानता है कि भाई साइंस क्या होता है। जब भी उसे हम मोबाइल दिखाते हैं, कंप्यूटर दिखाते हैं, तो पता है कि एक्चुअली ये किसी वैज्ञानिक ने बनाया, यानी कि साइंटिस्ट ने बनाया, यानी कि वो साइंस से अवगत है। ठीक है, तो साइंस को बेसिकली जो साइंस सब्जेक्ट है, ब्रांच है, उसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, और वो सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री, एंड द थर्ड वन इज बायोलॉजी। ठीक है, एक एक करके हम सबके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। सबसे पहले आता है फिजिक्स। तो फिजिक्स मीन्स होता है कि हमारे जो डेली लाइफ में फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ कहने का मतलब खेलना कूदना दौड़ना, ये सब जो एक्टिविटी, किसी चीज़ को गर्म करना ठंडा करना, सारे जो एक्टिविटीज़ हैं उस एक्टिविटीज़ का जो स्टडी हम लोग करते हैं किसके अंदर करते हैं, फिजिक्स के अंदर करते हैं। और दूसरा है हमारा केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग उन चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हम फिजिकल एक्टिविटी को देख ही लिए, लेकिन छोटे लेवल पे, माइक्रो लेवल पे जो रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि चीनी को पानी में मिला दिया तो एक क्या हो जाता है, शबक बन जाता है, डेट इज नोन एज सॉल्यूशन, जिसे हम लोग बोलते हैं। तो ये सब का जो इंट्रोडक्शन है, यानी कि जो रिएक्शंस होते हैं, इनका स्टडी हम लोग करते हैं केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, और थर्ड है हमारा बायोलॉजी। जैसा कि नाम से स्पष्ट है बायो, और जो प्लस में लॉजी। बायो मीन्स लिविंग एंड लॉजी मीन्स स्टडी, यानी कि इसके अंदर हम लोग लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं, उससे रिलेटेड फिनोमेना के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग डिफाइन कर लेंगे, जो एक्चुअली हम बेसिक लेवल से पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा डिफिनीशन को भी साथ मिलते चलेंगे। जैसे कि अगर कोई पूछ देता है कि व्हाट इज साइंस, कोई पूछ देता है व्हाट इज साइंस, तो हम कह सकते हैं द सिस्टमैटिक स्टडी, द सिस्टमैटिकल स्टडी, द सिस्टमैटिकल स्टडी इज कॉल्ड साइंस। वैसे देखा जाए तो बहुत सारे वीडियोज में या बहुत सारे जो टीचर लोग हैं वो क्या करते हैं, साइंस के हर एक वर्ड का एक नया नाम दे देते हैं, जैसे S से फलाना, C से फलाना, I से फलाना। तो वो जो होता है अपने अपने नॉलेज के अनुसार, आप भी अगर बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ योर नॉलेज यू कैन क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन ईच वर्ड ऑफ साइंस। ठीक है, या सिर्फ ऐसे जान लीजिए कि साइंस करने का मतलब द सिस्टमैटिकल स्टडी। ठीक है, द सिस्टमैटिकल स्टडी इज नोन एज साइंस। हमने बात किया फिजिक्स के, आप लोगों को बता दिए कि फिजिकल एक्टिविटी
के स्टडी को ही फिजिक्स करते हैं। तो हम इसको डिफाइन कर लेंगे, द स्टडी ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज and phenomena related to it is called physics। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे वो कौन कौन एक्टिविटी है, एक दो एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे कि आप मोशन की बात करते हैं, मोशन जैसे कि मोशन से आप लोग जानते हैं कोई चीज़ दौड़ रहा है, चल रहा है, गाड़ी चल रही है, रुकी हुई है, दिस इज द मोशन। इसके अलावा आप बात करते हैं जैसे फिजिकल एक्टिविटी, किसी बॉल को हम फेंकते हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, ये सारे किसके अंदर आता है, फिजिकल एक्टिविटी। यानी कर सकते हैं प्लेइंग और क्रिकेट, ठीक है। तो ये सब किसके अंदर आ गया, फिजिकल एक्टिविटीज के अंदर आ गया। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा केमिस्ट्री। इसमें हम क्या कहेंगे, स्टडी ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। या किसी बॉडी, मान लीजिए कि हमने अभी जो मार्कर रखे हुए हैं, ये मार्कर एक सबस्टांस या मैटर है। ये सबस्टांस के माइक्रो लेवल पर हम बात करते हैं, यानी किस चीज़ से बना हुआ होगा, तो हम जान पाएंगे कि प्लास्टिक से बना हुआ है, जो कि एक पॉलीमर है, पॉलीमर से बना हुआ है। और एक पॉलीमर मॉलिक्यूल के मिलने से बनता है। और उससे भी छोटे लेवल पर बात करेंगे तो एक मॉलिक्यूल एटम से मिलकर बना हुआ होता है। इसके अलावा भी और हम अंदर बात कर सकते हैं। तो ये सारे जो स्टडीज होते हैं, कैसे एक कंपाउंड बनता है, कैसे एक मॉलिक्यूल बनता है, कैसे रिएक्शंस होते हैं, कैसे एक सबस्टांस को दूसरे में मिला करके तीसरा सबस्टांस बनाया जा सकता है। तो ये जो स्टडी होता है किसके अंदर करेंगे, केमिस्ट्री के अंदर। तो कर सकते हैं द स्टडी ऑफ reactions between different elements or substances and phenomena related to it is called chemistry। और हम बात करते हैं बायोलॉजी। तो बायोलॉजी की जैसा कि आप लोगों को बताया जा चुका है, द स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग, ज़्यादा नहीं हम बात करेंगे। द स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स एंड मैकेनिक्स under them is called biology। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि साइंस को 3 भागों में बांटा गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, अब जैसा कि हम फिजिक्स के टीचर हैं, आप लोगों को बेसिकली फिजिक्स ही पढ़ाएंगे। थोड़ा सा हम एक फ्रेम बताएं आप लोगों को कि ऐसे ऐसे है। अब हम फिजिक्स को क्या करेंगे, 2 ब्रांच में बांटेंगे, 11, 12। ठीक है, फिर उसके अंदर कितने पार्ट्स आते हैं, उस सारे पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं फिजिक्स। सबसे पहले हम फिजिक्स के सिलेबस की बात करेंगे। फिजिक्स को बेसिकली 2 पार्ट्स में कर सकते हैं, 11th 12th के पार्ट्स में बांट सकते हैं। 11th एंड द सेक्शन ऑफ 12th, क्लास 12th, 11th और क्लास 12th। 11th के अंदर हम लोग पढ़ेंगे सबसे फर्स्ट जो यूनिट है फिजिक्स का, मैकेनिक्स
मैकेनिक्स। सेकेंड यूनिट हम लोग पढ़ेंगे हीट एंड थर्मोडाइनामिक्स। हीट एंड थर्मोडाइनामिक्स। थर्ड यूनिट हम लोग पढ़ेंगे वेव। ठीक है, अगर 12th सेक्शन की बात किया जाए इसके अंदर सबसे फर्स्ट यूनिट हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सेकेंड यूनिट हम लोग पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड यूनिट हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। फोर्थ यूनिट हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिक्स। एंड द फिफ्थ यूनिट पढ़ेंगे हम लोग मॉडर्न फिजिक्स। थोड़ा सा हम लोग हर एक यूनिट के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट थोड़ा सा क्विकली करेंगे, फिर उसके अंदर हम और डीपली जाएंगे। तो पहले मैकेनिक्स की बात करते हैं। तो मैकेनिक्स के अंतर्गत हम लोग खास करके मैक्रो लेवल पे स्टडी करेंगे फिजिकल एक्टिविटी का, लाइक एज रनिंग, मोशन, ग्रेविटेशन, ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, etc। जो भी मैक्रो लेवल पे है उसके अंदर हम क्या करेंगे, मैकेनिक्स में इसका स्टडी करेंगे। वैसे कहा जाए तो मैकेनिक्स इज द बिगेस्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का सबसे बड़ा ब्रांच मैकेनिक्स ही है। ठीक है, तो मैकेनिक्स के अंदर ये सारे स्टडी करेंगे। जैसे कि आपको हम बता दें, जैसे कि सबसे फर्स्ट इसके अंदर हम स्टडी करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट्स एंड डायमेंशंस। ठीक है, दूसरा है हम बात करेंगे मोशन। मोशन के अंदर अंतर्गत मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन, मोशन इन 3 डायमेंशन, प्रोजेक्टाइल मोशन इसके अंतर्गत आता है 3 डायमेंशन के अंतर्गत। इसके अलावा हम लोग लॉ ऑफ मोशंस पढ़ेंगे। इसके बाद वर्क एनर्जी एंड पावर। इसमें ही हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशन। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी। ठीक है, ये सारे स्टडी हम करेंगे मैकेनिक्स के अंदर। अब हम आते हैं हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के अंतर्गत हम खास करके पहले आते हैं हीट पे बात करेंगे कि कोई बॉडी गर्म क्यों रहता है या उसके अंदर जो हीट है वो हीट क्या है। ठीक है, किसी बॉडी में जो टेम्परेचर होता है किस वजह से होता है। ठीक है, टेम्परेचर कैसे घटता है बढ़ता है, सारे स्टडी हम करेंगे हीट के अंदर। और इसी के साथ जुड़ा हुआ है थर्मोडायनामिक्स, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, थर्मो एंड डायनामिक्स। थर्मो मीन्स हीट एंड डायनामिक मीन्स मोशन। थर्मो मीन्स हीट एंड डायनामिक्स मीन्स मोशन, यानी कि हीट के मूवमेंट का जो स्टडी होगा वो हम करेंगे किसके अंतर्गत, थर्मोडायनामिक्स के अंदर। इसी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, तो ये सारे स्टडी हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के अंदर करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है वेव। तो वेव के अंदर हम लोग ये जानेंगे कि सबसे पहली बात वेव क्या होता है। ठीक है, वेव जैसे कि आप लोगों को पता होगा, अगर हम किसी पोखर में या नदी में एक पत्थर फेंकते हैं तो उसमें क्या होता है, एक लहर पैदा होता है। ठीक है, और वो लहर जो होता है इस फॉर्म में होता है और इसी फॉर्म को क्या कहा जाता है, वेव कहा जाता है। और ये वेव क्या करता है, किसी बॉडी या किसी पार्टिकल को बिना एक जगह से दूसरी जगह गए हुए
एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर कर देता है, डेट इज अ वेव। ठीक है, तो वेव के अंदर बहुत सारा हम चीज़ पढ़ेंगे, जैसे कि प्रॉपर्टी ऑफ वेव क्या होता है, साउंड वेव क्या है, ठीक है, लाइट वेव क्या है, इसके अंतर्गत हम स्टडी करेंगे। 11th सेक्शन में खास करके हम सिर्फ और सिर्फ साउंड वेव के बारे में स्टडी करेंगे और उससे रिलेटेड जितना भी फिनोमेनन है, जैसे कि डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, इस सारी चीज़ों का स्टडी करेंगे वेव के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं 12th सेक्शन पे। तो 12th सेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सबसे फर्स्ट यूनिट हमारा आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहाँ पे देखा जाए ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक टर्म है, ये दो टर्म से फिर से मिलकर बना हुआ है। वन फर्स्ट टर्म इज इलेक्ट्रो एंड सेकेंड टर्म इज स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन्स होता है चार्ज एंड स्टैटिक मीन्स होता है रुका हुआ। ठीक है, इन रेस्ट कर सकते हैं, इन रेस्ट। तो इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज एंड स्टैटिक मीन्स रुका हुआ। तो इस यूनिट के अंतर्गत इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंतर्गत हम लोग रुके हुए चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे और उससे रिलेटेड जितना भी फिनोमेना होता है वो सारी स्टडी करेंगे। इसके अंदर हम चार्ज से प्रोड्यूस होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी करेंगे, क्योंकि रेस्ट चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में स्टडी करेंगे। साथ ही साथ हम कैपेसिटेंस के बारे में भी इसके अंदर स्टडी करेंगे। इसके अंदर हम खास करके आपको बता दें स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के बारे में। ठीक है, सेकेंड वन आता है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट मीन्स आपको पता है, नाम से पता है, करंट मीन्स होता है कि कोई चीज़ चल रहा है मूवमेंट में, किसमें मूवमेंट में है। तो अभी हमने बात की इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो चार्ज रेस्ट में रहेगा उसकी स्टडी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब चार्ज मूवमेंट में आएगा तो उसका स्टडी करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत हम स्टडी करेंगे मूविंग चार्ज के बारे में। मूविंग चार्ज होगी कहाँ, एक कंडक्टर के अंदर। ठीक है, कहाँ, एक वायर या कंडक्टर के अंदर जो मूविंग चार्ज होगा उसके बारे में स्टडी करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। इसके अंतर्गत हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में भी स्टडी करेंगे, जैसे कि रेजिस्टेंस के बारे में स्टडी करेंगे, बल्ब के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारे डिवाइसेस के बारे में करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंतर्गत हम इलेक्ट्रिक करंट से प्रोड्यूस होने वाले इफेक्ट, इलेक्ट्रिक करंट यानी कि मूविंग चार्ज से प्रोड्यूस होने वाले इफेक्ट, और वो इफेक्ट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मूविंग चार्ज से प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड और मूविंग चार्ज, इन दोनों के बीच जो इंटरेक्शन होता है। अब देखो, ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि हम किसी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम किसी चीज़ को बना रहे हैं, उसका इफेक्ट मेरे ऊपर नहीं पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए हम एक घड़ी बना रहे हैं, ठीक है, तो हमारे कारण यानी हमारे इफेक्ट से वो घर बन रहा है। ठीक है, और घर के इफेक्ट से अब हमारे ऊपर क्या आ रहा है, तो हमारा एनर्जी तो लॉस हो रहा है घर बनाने में। तो जब कोई चीज़ दूसरी चीज़ को प्रोड्यूस करता है तो उसका इफेक्ट इस पर और इसका इफेक्ट उस पर पड़ता है। तो यही बात यहाँ पे भी होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, और खास करके मूविंग चार्ज यानी कि इलेक्ट्रिक कहा जाए तो चार्ज, करेंट का हम लोग, करेंट एंड मैग्नेटिज्म मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इन दोनों के बीच जो इंटरेक्शन होगा उसके बारे में स्टडी हम करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंतर्गत। द इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसके अंतर्गत हम बहुत चीज़ें स्टडी करने वाले हैं, बहुत सारा चीज़ स्टडी करेंगे, जैसे कि मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म यानी कि जब चार्ज मूव करता है तो कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है,
या उस चार्ज पे कैसे मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट होता है। साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि जब एक मैग्नेटिक फील्ड जब वैरी करता है इलेक्ट्रिक करंट को इंड्यूस करता है, तो इसमें हम पढ़ेंगे उसके बारे में। इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर हम ये भी पढ़ेंगे कि कैसे एक जनरेटर काम करता है, ठीक है, किसी नाम पे काम करता है, तो सारे स्टडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर करेंगे। इसी में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अभी हमने बात किया था यहाँ पे वेव के बारे में, ठीक है। तो ये जो वेव है एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में स्टडी करेंगे। एक्चुअली ये एनर्जी का फॉर्म होता है, जैसे कि लाइट आप लोग जानते होंगे, अभी वहाँ से भी लाइट आ रही है बल्ब से। तो लाइट जो एक्चुअली है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो भी एक वेव के फॉर्म में इलेक्ट्रिक और मैं यहाँ पे देखूँ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, ई फॉर इलेक्ट्रिक, एम फॉर मैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जो कंबाइंड फॉर्म में चलते हैं, ठीक है, और उससे जो वेव पैदा होता है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसके बारे में स्टडी करेंगे इसके अंतर्गत। इसी में हम एक और चीज़ स्टडी करेंगे और वो है टर्म AC। एक्चुअली ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का ही पार्ट है, लेकिन इसको हम इसमें रखेंगे क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण ही AC करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो हम AC का स्टडी इसी के अंदर करेंगे। इसको आप इसके अंदर भी रख सकते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे लाइट से रिलेटेड फिनोमेना के बारे में, ठीक है। इसके अंदर हम बेसिकली दो पार्ट में इसका स्टडी हम करेंगे। फर्स्ट पार्ट रहेगा आपका रे ऑप्टिक्स एंड द सेकेंड पार्ट इज वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे लाइट के रे के बारे में और उससे रिलेटेड सिंपल फिनोमेना लाइक एज रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन के क्या क्या लॉ है, रिफ्रैक्शन के क्या लॉ है, लेंस कैसे बनता है, ठीक है, लेंस कैसे लाइट रे को डिविएट करता है, रिफ्रैक्ट करता है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। रे ऑप्टिक्स का सिंपल फिनोमेना के बारे में। इसी के अंदर हम स्टडी करेंगे कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, माइक्रोस्कोप क्या है, टेलीस्कोप क्या है, सारा का सारा स्टडी करेंगे रे ऑप्टिक्स के अंतर्गत। फिर आता है हमारा वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स के अंतर्गत हम लोग स्टडी करेंगे कि एक्चुअली लाइट जो है क्या है, यानी कि लाइट को हम माइक्रो लेवल पे देखेंगे, छोटे लेवल पे देखेंगे कि एक्चुअली लाइट है क्या। तो हम वहाँ पे स्टडी करेंगे कि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और उससे रिलेटेड फिनोमेना माइक्रो लेवल पे जो फिनोमेना होगा लाइट से, उसके बारे में स्टडी करेंगे वेव ऑप्टिक्स में। जैसे कि डिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है, ठीक है, डिफ्रैक्शन है, ये सारा स्टडी हम करेंगे वेव ऑप्टिक्स के अंतर्गत। नेक्स्ट हमारा आता है एंड द लास्ट यूनिट मॉडर्न फिजिक्स। जैसा कि नाम से स्पष्ट है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न मीन्स आधुनिक युग में फिजिक्स का स्टडी हम कर रहे हैं, या जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हमारे जो नया जो मॉडर्न टाइम है, मॉडर्न कल्चर है, उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट फिजिक्स का ब्रांच है या फिजिक्स का जो यूनिट है वो हमारा मॉडर्न फिजिक्स। इसके अंतर्गत हम लोग बात करेंगे एटम के बारे में, एटम के बारे में बात करेंगे, न्यूक्लियाई के बारे में बात करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में, और सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, साथ ही साथ हम बात करेंगे कम्युनिकेशन के बारे में, ठीक है, ETC कर देते हैं। तो एटम, न्यूक्लियाई, एटम के अंदर आप लोग पता है अभी जस्ट मैंने बताया था कि एलिमेंट का स्मॉलेस्ट जो पार्ट होता है वो क्या होता है, एटम होता है, ठीक है। और एटम के अंदर ही क्या होता है, न्यूक्लियाई होता है। जैसे कि ये एटम है आपका, इसके बीचों बीच क्या रहता है, न्यूक्लियाई रहता है, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और उसके चारों तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एटम के बारे में स्टडी करेंगे, उसके अंदर जो न्यूक्लियाई है वो न्यूक्लियाई के बारे में स्टडी करेंगे। न्यूक्लियाई में हम ये बात करेंगे कि कैसे एक न्यूक्लियस स्टेबल होता है, ठीक है, कैसे एक न्यूक्लियस स्टेबल होता है, और अगर स्टेबल नहीं है तो क्या इसका क्या परिणाम होता है, ठीक है। इसी में हम स्टडी करेंगे कि कैसे सन के पास इतना एनर्जी है,
इतना सारा एनालिसिस हमके पास कहाँ से आता है, ठीक है। साथ ही साथ इसी के अंदर हम बात करेंगे कि एक एटॉमिक बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। सेम इसके बाद हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर के बारे में। सेमीकंडक्टर यानी कि कंडक्टर और इंसुलेटर, चालक और अचालक के बीच का जो पार्ट है सेमीकंडक्टर, उसके बारे में बात करेंगे। और सेमीकंडक्टर से बनाए गए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये सबसे मेन ब्रांच हमारा हो गया, क्योंकि सेमीकंडक्टर जो है, सेमीकंडक्टर के आने के बाद कहो तो इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में एक क्रांति आ गई। यानी कि हमारा जो मोबाइल है, इतना छोटा सा डिवाइस है, इसके अंदर हजारों फंक्शंस हैं। आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट करने का मतलब आईसी है, कैसे बनता है, ठीक है। तो सारा का सारा स्टडी हम लोग सेमीकंडक्टर के अंदर करने वाले हैं। उसके बाद आता है लास्ट कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन भी अभी के समय में सबसे बेस्ट है। अभी जो आप लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ से हम वीडियो बना के आपको भेज रहे हैं, ये किसका पढ़ना है? कम्युनिकेशन का, ठीक है। तो इसके अंदर हम यही बात करेंगे कि कैसे हमारा साउंड या हमारा जो इंफॉर्मेशन है दूसरी जगह पे भेजा जाता है, टेलीकास्ट किया जाता है, तो कम्युनिकेशन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो ये सारा आपका एक फ्रेमवर्क हुआ, ये फ्रेमवर्क है या कहो तो सिलेबस है। ये सारे चीज़ों को हम एक एक करके स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको सबसे पहले लेके चलेंगे। देखिए, अब बात आती है कि स्टार्ट तो हम कर दे, लेकिन होता क्या है कि अगर आप टेंथ पास आउट है और 11th में आकर के पढ़ना चाहते हैं, तो होता क्या है कि 10th का सिलेबस और 11th या 12th का सिलेबस जो होता है, उस बीच में थोड़ा सा हल्का सा गैप होता है। उस गैप को फुलफिल करने के लिए हम लोग सबसे पहले स्टडी करेंगे बेसिक मैथ्स। क्या स्टडी करेंगे? बेसिक मैथ्स एंड बेसिक फिजिक्स, जिसके अंतर्गत हम लोग बहुत ऐसी चीज़ पढ़ेंगे जिसका रिक्वायरमेंट इस चैप्टर्स में होने वाला है, जो कि हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स में, ठीक है। तो पहले हम वो स्टडी करेंगे बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स में छोटे छोटे चीज़ आपको पढ़ाए जाएंगे, जैसे कि लॉगरिथम है, ट्रिग्नोमेट्री है, डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, जिसका रिक्वायरमेंट हमारे फिजिक्स में पढ़ने वाला है, वेक्टर है, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों का स्टडी हम सबसे पहले करेंगे 1 by 1, ठीक है। उसके बाद हम 11th का सेशन भी स्टार्ट करेंगे और 12th का सेशन भी स्टार्ट करेंगे। वीडियो आपको हर रोज़ मिलेगा, ठीक है। हम चाहेंगे कि आप लोग स्टडी करें अच्छे से। एक और बात जो कि हर टीचर नहीं बता पाते हैं, ध्यान दीजिएगा, सुन लीजिएगा। देखिए, स्टडी का एक मूल मंत्र है कि बूंद बूंद करके ही घड़ा भरता है। याद रखिएगा, बूंद बूंद करके ही घड़ा भरता है। अगर आप लोग सोचते होइएगा कि नहीं आज नहीं पढ़ते हैं, कल एक ही बार में 50 वीडियो का लेक्चर देखेंगे और कंप्लीट, तो समझ लीजिए कि आपका कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग समझदार हैं, बहुत समझदार हैं, तो याद रखिएगा थोड़ा थोड़ा करके ही आप ऊपर यानी कि सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे, पीक पॉइंट पे पहुँच पाइएगा, ठीक है। तो फर्स्ट है कि मेथड हम बता दें थोड़ा सा पढ़ने का। फर्स्ट, जो भी यहाँ पे स्टडी कराया जाएगा उसका एक नोट, कंप्लीट नोट तैयार होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड, नोट्स के अंतर्गत जो भी फॉर्मूला आता है, जो भी फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को एक बॉक्स के अंदर घेरा हुआ रहना चाहिए। फॉर्मूला क्या होना चाहिए? फॉर्मूला को अंडरलाइन कर लो या क्या कर लो, एक बॉक्स के अंदर घेर लो ताकि फॉर्मूला तुमको दिखे। दूसरा होता है फ्रेमवर्क, एक फ्रेम तैयार होना चाहिए। फ्रेम करने का मतलब कि मान लीजिए कोई टॉपिक आप पढ़ें, जैसे कि यहाँ पे कोई चीज़ टॉपिक पढ़ें, इस टॉपिक के अंदर हम क्या क्या चीज़ पढ़ें, एक कॉपी पतला होना चाहिए। फर्स्ट टॉपिक, इस टॉपिक के अंदर क्या टॉपिक्स पढ़ें, उस टॉपिक्स का नाम। फिर सेकेंड टॉपिक, उस टॉपिक के अंदर क्या पढ़ें, उसका नाम। ये एक फ्रेमवर्क का एक पतला सा कॉपी होना चाहिए, जो बात है। तीसरा है कि जितने भी फॉर्मूला है, फॉर्मूला का भी क्या होना चाहिए, कॉपी होना चाहिए। फॉर्मूला का भी क्या होना चाहिए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला हो, ठीक है। फॉर्मूला का कॉपी होना चाहिए। और होता क्या है कि कभी कभी आप एक क्वेश्चन बना रहे हैं, क्वेश्चन एक टर्म है दिया हुआ, एक कंडीशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, और उस कंडीशन पे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए होता क्या है कि आपको पहले एक फॉर्मूला ड्राइव करना होता है, और उस फॉर्मूला पे फिर वो क्वेश्चन बहुत कम समय, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड के अंतर्गत अंदर क्या हो जाता है, वो बन जाता है। तो
तो होता क्या है कि उस कंडीशन को लिख करके, कंडीशन और प्लस फॉर्मूला, उस कंडीशन को लिखिए और उस फॉर्मूला को लिखिए, ठीक है। तो ये क्या करता है, आपको आपका जो टाइम है क्वेश्चन सॉल्व करने का, उसको क्या कर देता है, बहुत रिड्यूस कर देता है। कंडीशन के साथ अगर फॉर्मूला लिखते हैं, और इसी को कहा जाता है ट्रिक। इसी जो ट्रिक, एक कंडीशन आपको याद है, उस कंडीशन पे एक फॉर्मूला आपको याद है, तो उस कंडीशन पे जो भी क्वेश्चन आएगा आप डायरेक्ट उस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। दैट इज नोन एज ट्रिक। तो ट्रिक एक्चुअली मान लो कि बहुत सारे बुक्स में दिया जाता है ट्रिक 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 ट्रिक, व्हाट इज, अरे भाई ट्रिक कुछ नहीं होता है। आप जब किसी क्वेश्चन को बार बार बनाते हैं, आप एक ही रास्ते से जब बार बार गुजरते हैं, तो होता क्या है कि आपका जो दिमाग है वो एक नया रास्ता ढूंढता है, और उस नए रास्ते को ही कहा जाता है ट्रिक, ठीक है। तो ये चीज़ आपका होना चाहिए। दूसरी बात है कि ऐसा नहीं कि नोट बनाए जा रहे हैं और उसको फेंके जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। नोट बना कंप्लीट है, उसको रोज़ आप क्या करें, एक बार पढ़ के देखें, तो होगा क्या कि आपके माइंड स्टेबल हो जाएगा, उसको कंप्लीट याद कर लेता है। याद क्या कहो तो समझ लेता है। तो इस तरह से अगर आप स्टडी करते हैं तो बहुत बेटर होने वाला है। साथ ही साथ जो भी लेक्चर देखिए, हमारा देख रहे हैं या किसी और सर का देख रहे हैं, तो वो कंप्लीट देखें, जब तक कि एंड नहीं हो जाता है, तब आपको टोटल नॉलेज मिल पाएगा, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। तो ये सब बातें ध्यान रखिए। नेक्स्ट हम मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके दोस्त लोग पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना मत भूलिए। बाय।